लोनी घाट गांव में जब भी कोई भूखा होता तो उसे स्वाद की नहीं, मजबूरी की याद आती थी, क्योंकि वहां खाने की एक ही जगह थी, माखनलाल चिकन लॉलीपॉप सेंटर। नाम बड़ा था पर नीयत छोटी। आओ भाई आओ, गरम गरम लॉलीपॉप बस 15 रुपए में 2 टुकड़े। ऐसा स्वाद मिलेगा कि दांत भी बोलेगा वाह माखनलाल। भूख लगी हो या मजबूरी, ढाबे पे तो आना ही पड़ेगा। वो ऐसे ही चिल्लाता, लेकिन गांव के लोग पास से गुजरते हैं, कोई रुकता नहीं। कई तो नाक दबाकर निकल जाते हैं, क्योंकि तेल में बदबू थी, बर्तन गंदे थे। पर पूरे गांव में और कोई ढाबा था ही नहीं। भाई कसम से जी मिचला जाता है, पर और कहां जाएं? पेट भी तो बेईमान है। सुन माखनलाल की दुकान पे चल, थोड़ा निगल लेंगे, वरना घर वाले बोलेंगे सारा दिन निकम्मा घूमता है। क्या हुआ भाई, डरते क्यों हो? ये चिकन तो ऐसा है कि खुद चलकर थाली में आता है। तुम बस पैसा निकालो, बाकी स्वाद मैं दे दूंगा। गांव के लोग जानते थे कि माखनलाल बेईमान है, तेल पुराना डालता है, चिकन भी एक दिन पहले का होता है। पर उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। जो खाते थे वो मजबूरी में खाते थे। अरे साहब, जब लोग खाने नहीं आते तब उनको क्यों खाने को बुलाते हो? कुछ तो ठीक करो अपनी दुकान, नहीं तो लोगों को बुला बुलाकर पागल हो जाओगे। गंगाराम, लोग बोलते हैं माखनलाल हरामी है, पर सच्चाई ये है, ये हरामी नहीं, समझदार है। भूख सबसे बड़ा बिजनेस है भाई। जो इसे समझ गया वो गांव का राजा है। लोग ना चाहें पर खाएंगे जरूर, क्योंकि भूख किसी का चरित्र नहीं देखती। चिकन लॉलीपॉप नहीं, ये तो मजबूरी का लॉलीपॉप है। पर मालिक, ऐसे लोगों को चूतियां बनाना भी सही नहीं है। अगर हम ऐसे ही उन्हें गंदा तेल और गंदी चीज खिलाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए मेरी बात मानो, हम उनसे थोड़ा पैसा ज्यादा लेकर उन्हें जो भी खिलाएं अच्छा खिलाएं। क्यों रे, तेरे को ज्यादा बुरा लग रहा है? तू तो अच्छा खाता है ना। मैं तेरे लिए घर से खाना लेकर आता हूं, तू मेरे घर का खाना खाता है, दुकान का तो खाता नहीं। तो तुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ज्यादा दिमाग मेरा मत खराब कर, नहीं तो ढाबे से निकाल दूंगा। नहीं नहीं मालिक, गलती हो गई। मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूं। कोई बात नहीं, अगर लोग ही पागल हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है मालिक, अब शाम होने वाली है, मैं घर जा रहा हूं, कल आऊंगा। अरे सुन, ये कैसी खांसी लग गई तुझे? सुबह तो ठीक थी ना? हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया? ऐसे लेती हो जैसे कुछ हो गया है। और ये खांसी कहां से आ गई, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बोलो चंपा, मैं बहुत घबरा गया हूं। क्या हुआ है? तबीयत कैसे खराब हो गई? बस सीने में जलन हो रही है, शरीर जैसे जल रहा है गंगा। लगा है बुखार बहुत तेज है। लगता है अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। अब मैं और नहीं जी पाऊंगी। मुझे आभास हो गया है कि अब हमारा तुम्हारा साथ यही तक था। देख लेना, कल सुबह नहीं होगी। ठहर, मैं अभी वैद्यराज को बुलाता हूं। और ऐसी उल्टी सीधी बातें मत बोला कर, ठीक है? तुमको कुछ नहीं होगा। मैं कुछ ना कुछ करता हूं। ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकती है? उल्टी सीधी बातें हमेशा करती रहती है।
हमें वैद्यराज को बुलाकर लेकर आ रहा हूं, बस थोड़ा इंतजार करो। इतना बोलकर गंगाराम तुरंत वैद्य के घर जाता है। और फिर वैद्यराज को सारी बातें बताते हुए अपने घर की तरफ लाता है। दोनों लोग चलते चलते थोड़ी देर में घर पहुंच जाते हैं और फिर वैद्य चंपा को देखा है और फिर गंगाराम से कहता है, अरे गंगाराम, हालत तो बहुत खराब है। इन्हें सिर्फ जड़ी बूटी से ठीक नहीं किया जा सकता। खून की कमी और अंदरूनी बुखार है। जल्दी शहर के हॉस्पिटल ले जा, नहीं तो देर हो जाएगी। हॉस्पिटल? पर पैसे कहां से लाऊं वैद्य जी? कल ही मालिक ने मजदूरी भी नहीं दी और मेरे पास घर में एक भी रुपए नहीं बचे कि मैं चंपा का एक बड़े अस्पताल में इलाज करवा सकूं। अब मैं क्या करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख बेटा, पैसे कल भी मिल सकते हैं, पर जान नहीं। कुछ उधार मांग ले, पर देर मत कर। मेरे पास भी रुपए नहीं हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। इसलिए बुरा मत मानना। तुम तुरंत जो किसी से पैसे उधार ले लो और फिर उसे बाद में दे देना। लेकिन अभी तुम्हें चंपा को बचाना है तो बचाना है। इसलिए देर मत करो और किसी ना किसी से पैसे मांगकर तुरंत चंपा को बड़े अस्पताल लेकर जाओ। आपकी बातें बिल्कुल ठीक है वैद्यराज जी, लेकिन मैं अगले ही महीने अपने बेटों को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया और जो भी पैसे मेरे पास थे मैंने उसको देखकर यहां से विदा किया था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचे। चलो ठीक है, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था करता हूं। इतनी बात सुन तुरंत वैद्य वहां से चला जाता है। और फिर तुरंत गंगाराम माखनलाल के घर जाने लगता है। अरे मालिक, बाहर निकलो बाहर। मुझे आपसे थोड़ा काम है। निकलो मालिक, घर से बाहर निकलो। कौन है ससुरा रात के 12 बजे? क्यों रे, क्यों आया है? रात को नींद भी पूरी नहीं होने देते। मालिक, मैं गंगाराम। मेरी घरवाली बहुत बीमार है। वैद्यराज बोले हैं शहर ले जा। पैसे नहीं है मेरे पास। थोड़े पैसे दे दो मालिक, सुबह होते ही लौटा दूंगा। तुम्हारे पैर पड़ता हूं। अरे गंगाराम, तू भी ना हर बार एक नया बहाना लेकर आ जाता है। कभी बेटे की फीस, कभी बीवी की बीमारी। अब मेरे पास भी कोई सोने की खान नहीं है। मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो सांस भी नहीं ले पा रही। अगर कुछ हो गया ना तो मेरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। माखनलाल सोच में पड़ जाता है, फिर चालाकी भरी मुस्कान के साथ बोलता है, ठीक है, जा, ये ले दुकान की चाबी। गल्ले में कुछ पैसे रखे हैं, वहीं से ले जा। लेकिन ध्यान रहे, सुबह दुकान खोलते वक्त सब ठीक ठाक दिखना चाहिए, वरना मैं ही मुखिया को बता दूंगा कि रात में चोरी हुई है। ना मालिक, मैं ईमानदारी से रख दूंगा। बस जान बचा लूं अपनी घरवाली की। वो रात गंगाराम के लिए सबसे लंबी थी। वो कांपते कदमों से दुकान तक गया और गल्ले से कुछ नोट निकाले और फिर वो भागा अपने घर। लेकिन उसकी पत्नी अब दुनिया से चली गई थी। सुन रे, देख मैं पैसे ले आया। देख इन नोटों को, तेरे लिए लाया हूं। तू बोलती थी ना गंगा, पैसे नहीं हैं तो इलाज कैसे होगा? तो देख, तेरे गंगा ने माखनलाल के घर जाकर भीख मांग ली। झुक गया उसके आगे, पैर तक पकड़ लिए, पर मैं लाया तेरे लिए ये पैसे।
अब तू उठ ना रे, चल ना मेरे साथ, हम हॉस्पिटल जाएंगे। वो वैद्यराज बोले थे कि देर मत करना, तो देख देर नहीं की मैंने, भाग के आया। अब तू कुछ तो बोल, बस एक बार। गंगाराम ऐसे ही बोलता है, लेकिन चंपा कुछ नहीं बोलती। वो समझ जाता है चंपा अब इस दुनिया में नहीं रही। अरे अब इतनी भी क्या नाराजगी हो गई कि मुंह भी नहीं देखेगी मेरा? मैं तो तेरे लिए ही भागा फिरता रहा। लोग हंसते रहे मुझ पर कि गंगाराम हर वक्त मालिक के तले दबा रहता है, पर उन्हें क्या मालूम मैं किसके लिए झुकता हूं। तेरे लिए रे, तेरे लिए ही तो जीता था मैं। गंगाराम के इस तरह चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर गंगाराम को देखकर बोलते हैं, गंगा भाई, क्या हुआ रे? इतनी रात को ये रोना पीटना क्यों मचा रखा है? अरे कुछ तो बोल, डर लग रहा है तेरी आवाज सुन के। क्या बताऊं रे, मर गई वो। हाँ, मेरी घरवाली चली गई। मैं भागता फिरा, पैसे जुटाए, माखन लाल के आगे हाथ जोड़े, सब किया रे मैंने, पर किस्मत ने ना दया दिखाई। एक सांस भी अगर रुक जाती तो शायद बच जाती। अब देख, ये नोट है मेरे हाथ में, पर अब इनकी कोई कीमत नहीं। ये तो अब राख के बराबर है मेरे लिए। हाय राम, गरीब का भगवान भी शायद गरीब होता है। देखो, सब कुछ लाकर भी नहीं बचा पाया। अब क्या करेगा गंगा? उसके पास तो ना घरवाली रही, ना चैन, ना सुकून। हमारे बस में कुछ होता तो उसकी तकदीर बदल देते रे। गांव में खबर फैल जाती है, गंगाराम की बीवी चल बसी। किसी ने राजू को शहर में खबर भेजी। वो तुरंत अपने घर आता है। बाबा, बाबा, माँ कहाँ है? कहाँ है वो? किसने कहा कि माँ बीमार थी? तूने तो कभी बताया ही नहीं रे बाबा। बेटा, मैंने सब कोशिश की, मालिक के आगे भी हाथ जोड़े, पैर पकड़ लिए, पर उसने भी देर कर दी। मैं पैसे लाया पर वक्त निकल गया। तेरी मां चली गई बेटा। किसी और का गुनाह नहीं बाबा, इस माखन लाल का पाप है ये, जिसने तुझे रात रात भर जलाया, जिसने तेरा हक छीना और अब मेरी मां की सांसें भी छीन ली। मैं कसम खाता हूं, उस ढाबे का हर कौर अब उसकी सजा बनेगा। गांव की गलियों में एक नई खबर फैल गई। माखनलाल सेठ के ढाबे में चोरी हो गई है। लोग कानाफूसी करने लगे। किसने किया होगा? किसके पास हिम्मत है माखनलाल से चोरी करने की? पर सबको पता था माखनलाल को बस एक बहाना चाहिए था और उसकी नजर पहले से ही गंगाराम पर थी। अबे गंगाराम, तेरी औकात क्या है रे? मेरे ढाबे से चोरी करेगा तू? मेरे गल्ले से कल रात पैसे गायब हुए हैं और मेरे सिवा सिर्फ तू ही था वहां। सीधा बता दे पैसे कहां रखे हैं, वरना सीधा थाने ले जाऊंगा। फिर पुलिस तेरी खाल खींच लेगी, समझा क्या? सेठ, सेठ, भगवान कसम, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो कल बस अपनी मजदूरी लेने आया था। इतना ही लिया जितना आपने बोला था। मैं चोरी नहीं कर सकता सेठ। मेरी तो औरत कल ही मरी है। मैं अभी तक होश में नहीं आया। आप चाहें तो घर तलाशी ले लो, पर मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। अबे, चोरी करने वाला कौन मानता है कि उसने चोरी की? हर चोर यही कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान कसम। चल, नाटक मत कर, पैसे निकाल, वरना तेरी वो नदी दिखाऊंगा जहां आज तक कई गए हैं पर लौटे कोई नहीं। सेठ, प्लीज,
पुलिस का नाम मत लीजिए। मैं गरीब आदमी हूं, पुलिस के चक्कर नहीं काट सकता। मेरे पास जो हैं ये थोड़े पैसे ले लीजिए, बस इतना ही है मेरे पास। अबे ये क्या है? इतने में मेरा क्या होगा? इतने में तो मैं अपनी बीड़ी तक नहीं खरीदता। बाकी पैसे कहां हैं? या फिर अपना खेत दे दे। अरे बस कर सेठ, कितनी नीचता पर उतर आए तू। पहले तूने मेरे बाप से उसकी इज्जत छीनी, अब उसकी जमीन भी हड़पना चाहता है। शर्म नहीं आती तुझे? तेरे जैसे लोग ही गांव को बर्बाद करते हैं। ओ छोटू, जुबान संभाल के बात कर। तेरे बाप ने चोरी की है, अब तू मुझे भाषण दे रहा है? मैं तो चुप हूं, वरना थानेदार से कह दूं तो तेरे बाप को सलाखों के पीछे सला दूंगा। सालों निकल जाएंगे जमानत में। राजू चुप रहे बेटा, सेठ से उलझ मत। मैंने कहा ना, भूल चूक हो गई होगी, मुझसे कोई गलती हो गई होगी। सेठ तू माफ कर दे मुझे। मेरा बेटा जवान है, उसे जेल का डर नहीं पता, पर मैं सब जानता हूं। थाने का चक्कर एक बार लग जाए ना तो आदमी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अच्छा, अब समझदारी आई तुझे। चल फिर, तेरा खेत अब मेरा हुआ। ठीक है सेठ, ले ले खेत भी। अब मेरे पास बचा ही क्या है? ना औरत रही ना इज्जत। अब तू खेत भी ले जा, बस मुझे छोड़ दे। मेरे बेटे को चैन से जीने दे। इतना बोलकर माखनलाल वहां से चला जाता है। और फिर शाम होते ही गंगाराम राजू से कहता है, राजू बेटा, मैं जरा खेत होकर आता हूं, देखूं अब वो जमीन कैसी लगती है मेरे बिना। तेरी अम्मा भी इसी खेत की मिट्टी से खुश होती थी। कहती थी, तेरा बाप मेहनत करता है तो धरती भी फल देती है। बस जरा जाके देखता हूं, शायद मन हल्का हो जाए। वैसे भी अब माखनलाल ने खेत हड़प ही लिया है। बाबा, अब उस खेत में क्या देखना? वो अब हमारा कहाँ रहा? सेठ ले गया सब कुछ, अब बस मिट्टी रह गई है और यादें। चलो ना बाबा, मत जाओ, आज आराम करो, बहुत थके हुए लग रहे हो। नहीं बेटा, कभी कभी आदमी को अपने जख्म खुद ही देखना पड़ता है, तभी उसे दर्द की कीमत समझ आती है। तू चिंता मत कर, बस आधे घंटे में लौट आऊंगा। इतना कहकर गंगाराम चल पड़ा। और फिर थोड़ी ही देर में खेत पहुंच गया। और कुछ देर बाद उधर राजू अपने पिता का इंतजार कर रहा था। बाबा अभी तक नहीं आए? इतनी देर तो कभी नहीं लगाई उन्होंने। कहीं तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? दरवाजे के सामने खड़ा होकर राजू इतना सोच ही रहा होता है कि तभी गांव से एक आदमी दौड़ते दौड़ते आता है। राजू, जल्दी चल बेटा, तेरे बाप की लाश खेत में पड़ी है। क्या क्या बोल रहे हो तू काका? ऐसा मजाक मत कर। मेरा बाप वो तो बस खेत देखने गया था। बेटा, अब तू खुद चल देख ले। खेत के पास पेड़ के नीचे गिरा पड़ा है, कोई हरकत नहीं कर रहा। राजू के कानों में जैसे किसी ने तूफान भर दिया हो। वो बिना कुछ सोचे खेत की ओर भाग पड़ा और फिर थोड़ी ही देर में खेत पहुंच गया। बाबा उठो ना, आपने कहा था ना जल्दी लौट आऊंगा। देखो, मैं इंतजार करता रहा। आप तो हमेशा बोलते थे, राजू, मर्द को हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। फिर आज क्यों छोड़ दी आपने बाबा? मैं क्या करूं अब?
किससे कहूं? जिसने लूटा वही हंस रहा है और आप चले गए। उस रात राजू अपने बाप की लाश को खुद घर लेकर आया। पूरा गांव जमा हो गया। किसी के पास शब्द नहीं थे, सब बस चुप थे, क्योंकि सब जानते थे ये मौत खुदकुशी नहीं, माखनलाल के लालच की दी हुई सजा थी। बाबा, मैं कसम खाता हूं, अब से तेरी हर बेइज्जती का हिसाब होगा, हर आंसू की कीमत वसूली जाएगी। तूने खेत खोया था, मैं उस सेठ का चैन खो दूंगा। अब ये बेटा वो नहीं रहा, अब मैं आग बन गया हूं बाबा। कर राजू कुछ पैसे लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ता है। वहां पर पहुंचकर कुछ मसाले लेता है और फिर एक नया थैला लेता है और फिर घर आता है। अगली सुबह होते हैं वो तुरंत सलीम के पास जाता है। वहां से कुछ चिकन लॉलीपॉप लेकर घर आता है और फिर उसे अच्छी तरीके से बनाता है। चिकन लॉलीपॉप को अच्छी तरीके से बनाकर वो अपना ठेला गांव के चौपाल पर लगा देता है। पहले तो कुछ देर तक ग्राहक नहीं आते और फिर ग्राहक को जैसे पता लगता है कि राजू ने अपना एक ठेला लगाया है, तभी गांव वाले उधर आना शुरू कर देते हैं। और फिर थोड़ी ही देर में देखते ही देखे सारा का सारा चिकन लॉलीपॉप बिक जाता है और उधर माखनलाल के ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं जाता। उधर माखनलाल सोच में पड़ा रहता है। हे भगवान, क्या हो गया? आज तो कोई भी ग्राहक नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं एक दिन भीख मांगूंगा। इतना सोचकर वो गांव की तरफ निकल पड़ा और फिर गांव के चौपाल के पास आकर रुक गया और देखा कि राजू का सारा चिकन लॉलीपॉप बिक गया होता है। इतना देखकर वो आग बबूला हो गया और फिर अपने ढाबे पर वापस चला गया। अगले दिन फिर राजू सलीम के पास जाकर चिकन लॉलीपॉप लाता है, फिर उसे अच्छी तरीके से घर पर बनाता है। लोग राजू की दुकान पर आते और उस चिकन लॉलीपॉप का स्वाद लेकर अपने घर जाते हैं, लेकिन उधर माखनलाल के ढाबे पर कोई नहीं जाता था। ऐसे करते करते महीना बीत गए और फिर आखिरकार माखनलाल का ढाबा बंद ही हो गया और इधर राजू खूब पैसे कमा लिया था और फिर माखनलाल से अपनी जमीन वापस ले लेता है। माखनलाल, तू सच सच बता, मेरे पिता को झूठे इल्जाम में फंसाया था ना? तुम्हारे दुकान से एक भी रुपए गायब नहीं हुआ था और जो भी गायब हुआ था वो मेरे पिता की मेहनत थी, पर तुमने उनके भोलेपन का फायदा उठाकर उन पर चोरी का इल्जाम लगाया। बोलो, ये बात सही है या झूठ? अगर तुम झूठ बोले तब मैं तुम्हारा घर भी खरीद लूंगा, इसलिए सोच समझ कर बोलना। हाँ बेटा, मैं थोड़ा लालच दिखाया और तुम्हारे पिता के भोलेपन का फायदा उठाया, इसलिए मुझे माफ कर दो। मैं तुमको तुम्हारी जमीन दे रहा हूं और तुमसे एक भी पैसा नहीं लूंगा, लेकिन मुझे मेरा घर बहुत प्यार है, इसलिए मेरा घर मत खरीदो और मुझे माफ कर दो। मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने मेरे पिता की इज्जत को गांव वालों के सामने उछाला है। इसलिए तुम गांव वालों के सामने चलकर उनसे बोलो कि मैं ही झूठे इल्जाम में राजू के पिता को फंसाया था। राजू की इतनी बात सुनकर वो गांव वालों के सामने जाता है और अपनी गुनाह को कबूल करता है और फिर इस तरह राजू ने अपने पिता का बदला लिया और उनकी इज्जत वापस ली।